अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सक्सेस स्पार्क। आज हम कवर करेंगे क्रिमिनोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फोरेंसिक साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस। स्टार्टिंग विद द कोर फ्रेमवर्क डेफिनेशन समझते हैं फोरेंसिक साइंस और है क्या या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है। सो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बेसिकली सिस्टमैटिक लॉजिकल और एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी है जो कि अप्लाई करती है साइंस का जो नॉलेज है साइंटिफिक नॉलेज को लीगल प्रॉब्लम्स में। और इसका प्राइमरी मकसद क्या है कि एविडेंस को एग्जामिन किया जा सके और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको क्या किया जा सके, असिस्ट किया जा सके, ताकि जो कन्विक्शन रेट है उसको भी बढ़ाया जा सके और मेक श्योर किया जा सके कोई भी किस्म की फॉल्स कन्विक्शंस नहीं है। तो हम बेसिकली यूज करेंगे बायोलॉजी के साइंस के प्रिंसिपल्स और हम उसको अप्लाई करेंगे और उसके जरिए हम कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं एनी ऑफ द लीगल केसेस। अब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में दोनों चीजें आती हैं, एक आती है फोरेंसिक साइंस, दूसरी है इन्वेस्टिगेशन सिंपल। यहाँ पे आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। इन वन ऑफ द सर्कल्स यू कैन राइट फोरेंसिक साइंस, इन द सेकंड सर्कल यू कैन राइट इन्वेस्टिगेशन, और दरम्यान में जो ओवरलैप कर रहे हैं वहां पे आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन सिंपली क्या है, एक लॉजिकल एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी। आप इन्वेस्टिगेट करें, सिंपली आप क्या करें, इंक्वायरी करें। यू आर ट्राइंग टू get the maximum evidence and you are trying to reach a truth। जबकि फोरेंसिक साइंस जो है वो अप्लाई करती है साइंटिफिक नॉलेज को टू लीगल प्रॉब्लम्स। अब जरा हम अगर स्टार्ट करते हैं फोरेंसिक एग्जाम से, तो पॉल एल हर्ट ने बहुत पहले कहा था, फिजिकल एविडेंस कैन नॉट बी रॉन्ग, इट कैन नॉट लाई, ओनली इट्स इंटरप्रिटेशन कैन हैव। कन्विक्शन देखें वो किसी विटनेस की बेस पे भी हो सकती है, वो और भी बहुत सारे उसके पीछे, कन्विक्शन के पीछे जो है वो एड्स हो सकती हैं जो कि हमें इस नतीजे तक लेकर जाती हैं कि ये शख्स जो है इसने कुछ काम किया या नहीं किया। बट अगेन ऑल ऑफ दैम, उनके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। इंसान की मेमोरी का कोई इशू हो सकता है, वो डेलिबरेटली झूठ बोल सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, उसका अपना कोई मसला हो सकता है। ऑल ऑफ दैट, there's always a chance कि वो गलत हो सकती है, there's always a doubt। However, जो फिजिकल एविडेंस है वो झूठ नहीं बोलता। आप उसकी इंटरप्रिटेशन में कभी गलती कर सकते हैं, बट फिजिकल एविडेंस इटसेल्फ कैन नॉट लाई। सो ये एक तरह से सबसे ज्यादा कोहेरेंट और सॉलिड जो है वो प्रूफ होता है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन अगर हम देखें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, तो जो हमें सबसे पुराना मैनुअल मिलता है ना, फोरेंसिक मैनुअल, वो मिलता है हमें एक चाइना की रीजन से। दैट इज द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, एक रिटन इन अ वे डॉक्यूमेंट है वहां से। फिर आहिस्ता आहिस्ता 19th सेंचुरी में सर फ्रांसिस गाल्टन ने फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। तो उसके जरिए भी हमारी फोरेंसिक साइंस और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रही है, इम्प्रूव होती गई, उसमें मजीद एडिशन आते गए। फिर मॉडर्न एरा में देखें तो सर एलेक्स जेफरीज ने डीएनए प्रोफाइलिंग को इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन और ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज होगी जब आपको पता लगा कि हर शख्स का डीएनए पैटर्न डिफरेंट है और कोई भी दो लोग सेम डीएनए पैटर्न से नहीं है। then it became way easier to identify people। देन कंटेम्प्रेरी अभी हम देखें तो अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, एडवांस टॉक्सिकोलॉजी है, डिजिटल फोरेंसिक आ गया है, और ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स भी हमारे पास मौजूद हैं। कोर साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के पीछे, वो है लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल ये कहता है एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। मतलब अगर आप किसी जगह पर भी गए हैं, कहीं पे भी किसी चीज के साथ भी अगर आपका कांटेक्ट हुआ है ना, तो आप अपना निशान वहां पर छोड़ के जाते हैं, या उस चीज का निशान आपके ऊपर कहीं ना कहीं रह जाता है। इट्स ऑल अबाउट यू लीव द इम्प्रेशंस ऑफ यू बीइंग देयर, और वो जो जगह है वो अपना कुछ ना कुछ आपके ऊपर छोड़ती है। अब whenever two objects or individual come into contact, mutual cross transfer physical material का हमेशा से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टच और इफ आई प्लेस माई हैंड ऑन मड, मेरे हाथ के ऊपर मट्टी आएगी, बट एट द सेम टाइम मेरा जो हाथ का प्रिंट है वो भी जमीन के ऊपर नक्श हो जाएगा। सो दैट इज इन सिंपल वे लो कार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। अभी हेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और सॉइल भी हो सकता है। चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है? चेन ऑफ कस्टडी इज सिंपली, जैसे नाम आपको चेन से ही पता लग रहा है, मटिकुलस
अनब्रोकन documented process है of tracking evidence from the exact moment of its collection at crime scene all the way to its presentation in a court of law. Now chain of custody is basically आपको crime scene पे जो evidence मिला था आप उसको वहां से कलेक्ट जब करेंगे वहीं से आपने स्टार्ट करना है उसको. यू विल राइट इट डाउन, किसने कलेक्ट किया, क्या चीज थी, एवरीथिंग. देन वो कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फाइनली जब वो कोर्ट पे प्रेजेंट हो रहा होता है वहां तक. अब ये चेन ऑफ कस्टडी जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि किसी भी किस्म के एविडेंस जो है उसको ये ना डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, सारे एविडेंसेस डॉक्यूमेंटेड रहें और कोई भी उसके अंदर किसी भी किस्म को की जो है वो मैनिपुलेशन नहीं की जा सके उसमें. तो स्टार्टिंग फ्रॉम एविडेंस कलेक्शन आप इसको सिक्योरली पैकेज करते हो, लैब में उसको लॉग इन करते हो, इसका साइंटिफिक एनालिसिस कराते हो, फिर उसको सेव करते हो, इसलिए स्टोरेज करते हो मालखाना में, और लास्टली आप उसे कोर्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मकसद क्या है? इट्स सिंपली मेंटेनिंग द कंटिन्यूअस लॉग इंश्योर्स दैट एविडेंस रिमेन्स ऑथेंटिक, अनटेम्पर्ड एंड लीगली रिलायबल. अब चेन ऑफ कस्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो आपका एविडेंस है वो ऑथेंटिक भी रहे, अनटेम्पर्ड, उसके साथ कोई टेम्परिंग ना हो, और वो लीगली रिलायबल भी हो. थर्ड इसमें हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड. सारी फोरेंसिक फाइंडिंग्स जो हैं must strictly proceed through objective scientific analysis to prevent bias or premature speculation. यानी हम प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. अब सेवन स्टेप हम देखते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की. तो स्टार्टिंग फ्रॉम अराइवल, आप आएंगे crime scene पर, then you will simply document what is happening. Number 3 is you will collect. Number 4 is आप उसे analysis के लिए भेजेंगे. Number 5 is reconstruction. Number 6 is you are reporting it. And number 7 that would be used as a testimony. अब जरा स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं. अराइवल एट क्राइम सीन. क्राइम सीन पर आने के बाद जो आपका सबसे पहली ड्यूटी है वो ये है, देखें कि जो भी आपका विक्टिम है, इफ दैट इज अलाइव, उसको मेडिकल असिस्टेंस देखें. कोई भी वहां शख्स मौजूद है, सबसे पहला काम है आपका उसकी जान बचाना. ठीक है. सो आप इमीडिएट फिजिकल सेफ्टी भी इंश्योर करेंगे और मेडिकल असिस्टेंस देंगे किसी भी शख्स को अगर वहां पे जरूरत है. Number 2 is you isolate, cordon off and preserve the scene explicitly to protect it from external contamination. जो भी क्राइम सीन है वहां से आप बाकी लोगों को निकालेंगे, वहां पे आप एक बाउंड्री बनाएंगे ताकि वहां पे किसी भी किस्म की एक्सटर्नल कंटेमिनेशन नहीं हो और वो सीन कैसा है वैसे का वैसा प्रिजर्व रहे. स्टेप 2 इज क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन. क्राइम सीन को आपने डॉक्यूमेंट करना है. अब ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एग्जैक्ट लेआउट को कैप्चर कर सकें और स्टेट कर सकें सीन को, इससे पहले कि कोई चीज़ इधर से उधर मूव करे. अब इसके लिए एक तरीका होता है फोटोग्राफी. अगेन वाइड, मीडियम और मैक्रो स्केल इमेजेस ली जाती हैं हर एंगल से. नंबर 2 इज़ वीडियोग्राफी. नंबर 3 इज़ जब ये नहीं था तो स्केचिंग भी होता था. नंबर 4 इज़ नोट्स लेना. ठीक है, आप रिटन या ऑडियो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं सारी जो भी आपने चीज़ें इन्वायरमेंट में क्या की हैं, ऑब्जर्व की हैं. स्टेप नंबर 3 होता है जब आपने क्राइम सीन को अच्छे से डॉक्यूमेंट कर लिया है, दैट इज एविडेंस कलेक्शन और फिर एविडेंस को प्रिजर्व करना. अब इसमें डिफरेंट टाइप का एविडेंस हो सकते हैं. नंबर 1 इज फिजिकल एविडेंस. फिजिकल एविडेंस आपको कोई वेपन नजर आ जाएगा या फाइबर या फुटप्रिंट है, आप उसको क्लीन टूल से कलेक्ट करेंगे और हैंडल करेंगे ताकि कोई भी किस्म की आप जो है अपने जो है वो प्रिंट उसके ऊपर नक्श जो है वो ना छाप दें. नंबर 2 इज बायोलॉजिकल एविडेंस. ब्लड हो सकता है, डीएनए हो सकता है, हेयर. अगेन एयर ड्राई करते हैं और खास ब्रीदेबल पेपर बैग में डालते हैं ताकि वो डिग्रेड ना हो. नंबर 3 इज डिजिटल एविडेंस. फोन लैपटॉप के फॉर्म में हो सकता है. अगेन आप इनको सिग्नल नेटवर्क से आइसोलेट करेंगे स्पेशल फेराडे बैग्स के अंदर ताकि कोई भी दूर से जो है रिमोट उसे यानी उसको वाइप या डाटा को डिलीट नहीं कर सके. देन देयर इज ट्रेस एविडेंस. ट्रेस एविडेंस होता है छोटा मोटा, ये सोइल हो गया, पेंट है या गिलास हो गया, आप उसको भी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे स्पेशल तरीके से. केमिकल एविडेंस में टॉक्सिन्स आ सकते हैं, कोई नारकोटिक्स मिल गए हैं, सलरेंट्स मिल गए हैं. अगेन नॉन रिएक्टिव ग्लास वायर्स के अंदर उनको आपने क्या कर देना है, सील कर देना.
देन देयर इज एंटी कंटामिनेशन प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है, ताकि आप ग्लव्स यूज करें, मास्क यूज करें, टूल्स यूज करें। थ्रू आउट द एंटायर कलेक्शन सीक्वेंस आपने इन चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। और साथ साथ आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपने पैकेजेस बनाए हैं उनको क्लियरली लेबल करें, उसके ऊपर डेट भी डालें, टाइम भी डालें, जो कलेक्ट करे उसकी अपनी आइडेंटिटी भी मेंशन हो, और रेफरेंस कोड भी उसके ऊपर आप लगा दें। अब हेयर इट इज़ नॉट मेंशन, बट कुछ एविडेंस ह्यूमन की फॉर्म में भी होता है, तो वो भी आप क्या करते हैं, नोट डाउन कर देते हैं, ताकि अगर कोई विटनेस है तो वो अपनी स्टेटमेंट बाद में चेंज ना करे, या बाद में हो सकता है उसको चीज़ें भूल जाएं, या किसी किस्म की वो खुद जानबूझ के इसको चेंज करने की कोशिश ना करें। अब ये सारा जो एविडेंस है, लेकिन क्योंकि अभी हम फोरेंसिक पे गौर करें तो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट मेंशन इट, बट इसके बाद हम उसको भेज देते हैं सबको लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए। एविडेंस को आप ट्रांसफर करते हैं टू कंट्रोल लेबोरेटरी टेस्टिंग एनवायरनमेंट, ताकि उनका टारगेटेड एनालिटिकल एग्जामिनेशन हो सके, चाहे वो डीएनए का प्रोफाइलिंग करनी है, केमिकल आइसोलेशन है, या बैलिस्टिक मैचिंग है, अगर आपको कोई वेपन्स मिले हैं, ताकि आप पता लगा सकें ये कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है। उसके बाद इसको इंटरप्रेट किया जाता है एनालिसिस के बाद, और रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। साइंटिफिक डिडक्शन यूज करते हैं, और फिर हम ट्राई करते हैं कि हम इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि टाइम किस टाइम पर हुआ है, वेपन कौन सा इस्तेमाल किया गया, और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को भी हम डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, ऑल ऑफ दैट। और फिर हम विक्टिम की और ऑफेंडर दोनों की पोजीशन मैप आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं इन सारे डाटा के जरिए कोई पॉसिबल मोटिव तक आप पहुंच सकें कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। लास्टली देन जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन के बाद, जो भी हमारे पास एनालिसिस के बाद डाटा आया, उसको हमने इंटरप्रेट करके एक पॉसिबल प्लॉजिबल रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की है पूरे क्राइम की। उसके बाद आप रिपोर्ट लिखेंगे। अब रिपोर्ट में आप सारा एक तो एक एक्सप्लिसिट इन्वेंट्री देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस सबमिटेड, सारे का सारी सामान क्या क्या मिला, इनकी सारी डिस्क्रिप्शन, सारे एनालिटिकल मेथड जो आपने यूज़ किए थे, कौन कौन सी मशीनरी आपने इस्तेमाल की है, रो जो साइंटिफिक रिजल्ट्स आए थे वो भी आप शो करते हैं। उसके बाद उसकी कोई एनालिसिस जो है वो भी शो करते हैं, कोई प्रोसीजरल लिमिटेशन अगर रह गई हैं वो भी आप शो करते हैं, और फिर एक्सपर्ट ओपिनियन को भी वहाँ पर दिया जाता है। फाइनली जब आपने ये रिपोर्ट लिख दी है, देन देयर इज कोर्ट टेस्टिमनी। फोरेंसिक साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर खुद एंटर होते हैं कोर्ट रिकॉर्ड में, एक्टिंग एज एक्सपर्ट विटनेस अंडर द प्रिवेलिंग स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ एविडेंस लॉ। अब फोरेंसिक में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, जैसे पैथोलॉजी है। फोरेंसिक पैथोलॉजी बेसिकली ऑटोप्सीज करती है, ताकि टाइम, फिजिकल कॉज वगैरह देखा जा सके, किस तरह से डेथ हुई है उसको देखा जा सके। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी आइसोलेट करती है और एनालाइज करती है ड्रग्स को, अल्कोहल को और पॉइजन्स को। फोरेंसिक सीरोलॉजी अगेन बॉडी फ्लूइड्स के बारे में है। फोरेंसिक बैलिस्टिक क्या करती हैं, फायर आर्म्स, बुलेट्स वगैरह। Digital forensics is all about, recovering, validation, and meta data analysis of data originating from computer networks and mobile storage devices. Forensic anthropology is extracting identity indicators जैसे एज हो गई, biological sex या trauma history, बोन से और skeletal remains से पता कराने की कोशिश करता है। Psychology is all about, intersection of mental health और legal adjudication, focusing on offender profiling and behavioral patterns को पता लगाने की कोशिश करते हैं। And then there is document examination, जिसमें writing वगैरह, counterfeiting and all of that, इनकी comparison किए जाते हैं। अब हम जरा पाकिस्तानी लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखें, तो उसके अंदर अगेन हम एडमिसिबिलिटी और एविडेंस लॉ की बात करें तो देयर कानून शहादत ऑर्डर, यूएसओ 1984, आर्टिकल 59। This represents the former statutory gateway for the modern forensic findings in Pakistani courts. It established that when a court requires an opinion on matter of foreign law, science, art या identity, the opinion of specially skilled person, जिसको हम expert witnesses कहते हैं, legally relevant है और admissible भी है। Again, remember this 1984, Article 59 कह रहा है expert witness जो है वो क्या है, लीगली रेलिवेंट है और एडमिसिबल है। सेक्शन 510 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये प्रोवाइड करता है प्रोसीजरल शॉर्टकट फॉर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंडेट करता है कोई भी फॉर्मल रिपोर्ट जो है किसी भी गवर्नमेंट केमिकल एग्जामिनर से या सीरोलॉजिस्ट से या कोई स्पेशल डायरेक्टर से
उसको यूटिलाइज किया जा सकता है एज अ वैलिड एविडेंस किसी भी इंक्वायरी में या ट्रायल में without requiring the expert to appear in person unless explicitly summoned or challenged by the court. So, कानूनी शहादत is simply saying expert witness को दाकर जो है they can tell अपना ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट विटनेस शेयर कर सकता है, जबकि सेक्शन 510 जो है सीआरपीसी का वो क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट विटनेस को बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का सोरोलॉजिस्ट है या कोई भी इस तरह का एग्जामिनर है, उसकी रिपोर्ट जो है वो भी पेश की जा सकती है अनलेस उसको समन करने की जरूरत पड़ जाए। इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप में देखा जाए तो फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में देखिए तो वी हैव पीएफएसए दैट इज लाहौर में मॉडल फैसिलिटी है ये। देन देयर इज एनएफएसए दैट इज नेशनल फोरेंसिक साइंस एंड देन देयर इज प्रोविंशियल। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को अगर हम देखें बेस्ड है लाहौर में, ऑपरेट कर रही है अंडर द स्टैट्यूटरी मैंडेट ऑफ पीएफएसए एक्ट 2007। ये सर्व करती है एज ए पाकिस्तान प्रीमियर स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक हब है और इसके अंदर बहुत सारी सर्टिफिकेशन एंड डिफरेंट ब्रांचेस और डिसिप्लिन जो है वो अंडर वन रूफ काम कर रहे हैं। देन देयर इज नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी, इस्लामाबाद में है, फेडरल फोरेंसिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कैपिटल टेरिटरी जुरिस्डिक्शंस में है ये इन्वॉल्व। देन देयर प्रोविंशियल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, अगेन सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान जो है, इन सब में that can handle local casework alongside traditional standalone chemical examiner networks. अब कुछ challenges और limitation अगर हम बात करें, नंबर 1 सीन कंट्रोल, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स compromise the golden hour via clouds। सबसे पहला चैलेंज हमारा यही है कि पहला जो आपका काम होता है ना वो यही होता है कि क्राइम सीन को प्रिजर्व करना। तो सीन कंट्रोल का मसला, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आते हैं दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द भीड़ ऑफ पीपल, वो जो लोग झमघटा लगा देते हैं। तो वो जो गोल्डन आवर है उसके अंदर तो आपको फ्रेश फ्रेश हर तरह का एविडेंस अवेलेबल होता है अगर आप वहां पे कलेक्ट करें, बट वो क्या होता है वो आपका कंप्रोमाइज हो जाता है। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो फंडिंग डिस्पैरिटीज हैं, दिस इज तकरीबन सारे सेक्टर्स एजुकेशन से लेके हर तरह के हाल से हर तरह के सेक्टर्स का जो सबसे बड़ा मसला है वो डिस्पैरिटी है। कहीं कहीं पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, कहीं पर नहीं है। मेडिको लीगल की भी बात की जाए तो अगेन फोरेंसिक स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स वगैरह पे अक्सर अवेलेबल नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखें तो डाटाबेसेस का भी अगेन लैक है, और उसके अलावा कस्टडी भी लोगों की वीक होती है। जो पुलिस के जो माल खानाज हैं वहीं पर ही हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स डेफिसिट है, गोल्डन आवर कंटामिनेशन है, सीवियर प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज भी देख लिया और मेडिकल लीगल डेफिसिट भी देख लिया। उसके अलावा इंटीग्रेटेड नेशनल डाटाबेसेस भी नहीं है, चेन ऑफ कस्टडी की भी वल्नरेबिलिटीज हैं, पुलिस लेवल लोग क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करवा देते हैं एविडेंस वगैरह। अब हम जरा ग्लोबल और ट्रेंड्स को देखते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि अब किस तरह से चीज़ें जो है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ऐसे से चेंज हो रही हैं और मॉडिफाई हो रहे हैं। कोर सिस्टमैटिक वैल्यू, अगर सबसे पहले तो हम देखें ना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम देखते हैं नंबर 1 रिड्यूसेस रॉन्गफुल कन्विक्शन। एक शख्स अगर आपको वहां पे लेट्स से ब्लड मिल गया है और आपने प्रॉपर डीएनए एनालिसिस कर लिया है और आपको फिर you're श्योर दैट पर्सन वाज देयर और आप इससे राइटफुली कन्विक्ट कर सकते हैं किसी इंसान को, तो रॉन्गफुल कन्विक्शन से आप बहुत ज्यादा बच जाते हैं, आपको एक एविडेंस मिल जाता है। कन्विक्शन रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो फिजिकल एविडेंस अगेन इट कैन नॉट लाई, अगर आपको फिजिकल एविडेंस मिल गया उसको आपने एग्जामिन कर लिया इन्वेस्टिगेट कर लिया देन डेफिनेटली यू विल रीच टू द राइट आंसर। देन इट एस्टैब्लिशेस साइंटिफिक सर्टेनिटी होती है आपको, और स्ट्रेंथन होता है आपका रूल ऑफ लॉ। आप कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स देखें तो आजकल एआई बेस्ड क्राइम सीन एनालिसिस है, अगेन मशीन लर्निंग के जरिए जो है वो कम्प्लेक्स बुलेट पाथ्स को, ब्लड स्पैटर डायनामिक्स को क्रॉस रेफरेंस सारा कुछ किया जा सकता है ताकि हम रिक्रिएट कर सकें हाउ अ थिंग और अ क्राइम माइट हैव हैपेंड। देन मोबाइल फोरेंसिक, अगेन जियो फेंसिंग, वोलेटाइल इंक्रिप्टेड स्मार्टफोन ऐप से हम जो है वो सारा कुछ निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगेन कोलॉक्स के जरिए अगर हम उसमें जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे तो हम कोई भी अगर जो हमारा क्रिमिनल है वो अगर भाग चुके हैं तो हम थोड़ा बहुत उसके बारे में गेस कर सकते हैं कि वो किस एरिया के अंदर होगा या किन हदूद के अंदर ही होगा। 3D क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, अगेन
वो भी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप क्राइम सीन को, फिर आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं इन द फ्रंट ऑफ जुडिशरी। उसके अलावा ऑटोमेटेड डीएनए प्रोफाइलिंग सिस्टम अब आ चुके हैं, और साइबर फोरेंसिक और ब्लॉकचेन ट्रैकिंग। अगेन ये डिजिटल लॉक्स जो हैं वो आपके सिक्योर रहते हैं, तो उसके जरिए जो चेन ऑफ कस्टडी और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज थे वो खत्म हो गए हैं। और उनको मतलब इस तरह से उसमें जिस तरह से पहले ऑल्ट्रेशन कर दी जाती थी या फिर डिस्ट्रक्शन होती थी, वो क्या हो जाएगी, उसके चांसेस बहुत हद तक दे हैव बीन एलिमिनेटेड, क्योंकि डिजिटल लॉग रखे हुए हैं वो जो कि सिक्योर होते हैं। एंड विद दैट Sans, I hope it helps. If you have any recommendation, questions, or suggestions, you can leave a comment. That's it. Now, of course.